गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम होमवर्क दिया था क्या? तो चलो फिर पहले उसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट बताना स्टार्ट करो बच्चों। टेक्स्ट 3 का 2। इन टेक्स्ट 3 का 2 देखो बच्चों, नॉन कंडक्टिंग रिंग। नहीं, ये रिंग देखो नॉन कंडक्टिंग बोला गया है, मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो होगी। हमने कोई एक नॉन कंडक्टिंग रिंग ले लिया, हैविंग चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफेरेंस इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल इस पे चार्ज क्यू दिया है ना। हम लोग ये टॉप व्यू देख रहे हैं ना, टेबल का टॉप व्यू। अ वर्टिकल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एट ऑन टाइम t इक्वल टू 0। अब ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो रहा होगा आउट ऑफ द प्लेन ना। ये प्लेन पूरा स्क्रीन जो है हॉरिजॉन्टल में है, तो वर्टिकल मतलब यहाँ पे मान लो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है और b इज फंक्शन ऑफ टाइम। रिंग का रेडियस दिया है r और रिंग का मास कुछ दिया है m। तो 2 सेकंड के बाद जाकर के ये रोटेट होने लग जाता है। तो हमें यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो यहाँ पे रिंग रोटेट क्यों होगा बच्चों? दोनों हो सकता है, वर्टिकल में इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, कोई भी एक ले लो, दोनों हो सकता है। रिंग यहाँ बच्चों क्यों रोटेट होगा? टॉर्क आएगा। किसका टॉर्क आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कब लगता है? m मतलब कितना होता है? अगर करंट होगी तभी ना मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क आएगा। ये अभी रखा हुआ है और नॉन कंडक्टिंग है, तो क्या करंट फ्लो हो रही है इसमें? नहीं हो रही है। जब करंट फ्लो हो नहीं रही है, नहीं आपने इसको घुमाया हुआ है ना, शुरू में आपने कुछ भी नहीं किया है, घुमाया भी नहीं है, तो क्या इसका कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है रिंग का? नहीं है।
अब अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क आ पाएगा? मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर पे ही फोर्स लगा पाता है ना, यहाँ तो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फिर कौन सा टॉर्क लगेगा, क्यों ये घूमेगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ श्रेयस वेरी गुड। आपको पता है कि, अरे प्रभु, ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में करंट फ्लो ही नहीं हो सकता ना, बस इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा लेकिन करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। तो यहाँ देखो बी की वजह से, बी जब टाइम का फंक्शन होता है तो वहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, सर्कल में होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सर्कल में आएगा, हर जगह ऐसे सर्कल में। और ई का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा होगा, यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है ना। जब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो वहां पर कितना रहता है, ई की वैल्यू R/2 dB/dt ना। आप या तो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो फ्लक्स लिखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो और इंड्यूस्ड ईएमएफ को 2πr/e लिख दो तो उससे ही आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? dB/dt की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पर, 4t² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 8t आएगा ना। 8t यहाँ डाल दोगे तो R/2 इंटू 8t, तो ये आ जाएगा 4। R मतलब रेडियस, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालना है ना, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ सरकमफरेंस पे निकालना है तो R को कैपिटल R लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो E हमारा आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इस E की वजह से क्या लगेगा, हर एक जगह आप अगर एक पॉइंट चार्ज लोगे DQ तो उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा ना। हर एक जगह DQ चार्ज पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, तो हर एक जगह DQ इंटू ई फोर्स इंटू सेंटर के बाद उसका टॉर्क कितना आएगा। बच्चों टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स लग रहा है, श्रेयस क्या बोलना चाह रहे हो, 4RT/R? अच्छा वो वैल्यू डाल के बता रहे हो, ओके। टॉर्क देखो, एक छोटे से DQ चार्ज की वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा, DQ इंटू ई इंटू आर ना। और इसकी वैल्यू डाल दोगे DQ इंटू ई की वैल्यू डाल दो 4RT इंटू आर ना। अब ऐसे हर एक DQ का टॉर्क निकालना है ना, हर एक DQ का। हर एक DQ पे सेम ऐसे ही टॉर्क लग रहा होगा तो सबका टॉर्क ऐड कर लोगे। हर एक DQ के लिए ये वैल्यू तो सेम होगी ना, हर एक का DQ DQ ऐड होता जाएगा तो पूरा टॉर्क जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4R² T बाहर आ जाएगा, DQ DQ ऐड होके Q हो जाएगा। अब ये टॉर्क शुरू में जब लगना शुरू होगा तो शुरू में क्या होगा, इसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा ना, हर एक जगह पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा। DF DF हर पॉइंट पे पीछे को फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो DF का टॉर्क इसको रोक रहा होगा ना। तो जब ये DF फ्रिक्शन के टॉर्क को ओवरकम करने लग जाएगा तब रिंग रोटेट होने लग जाएगी। और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना लगेगा, हर एक जगह DF इंटू आर, और इसको पूरे को ऐड करोगे ना, आर बाहर आ जाएगा, DF DF ऐड होके पूरा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, म्यू इंटू एन तक, मतलब म्यू mg तक। तो जब ये इससे बड़ा हो चुका होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क, तब वो रोटेट करना शुरू होगा। तो 2 सेकेंड पे रोटेट होना शुरू हुआ। इसका मतलब टाइम कितना डालना है यहाँ पर, 2 सेकेंड डालना है ना बच्चों। एक तो आर कट जाएगा, टाइम 2 सेकेंड डाल के सॉल्व कर दो तो म्यू आ जाएगा। कुछ समझ आया क्या क्या किया मैंने? नेक्स्ट बताओ। एक्सरसाइज 1 में 34, 32। ट्वेंटी एट भी है। अब 32 बता लें तो फिर 28 पर। 32 में देखो क्या है, लाइन लगा दिया, 29 भी है। 32 देख लो पहले। अब मेटल रॉड of resistance 20 ohm is fixed along a diameter of a conducting ring of radius 0.1 meter। एक कंडक्टिंग रिंग दिया हुआ है, ये तो किया हुआ था, सही बात है। 34 तो बताया हुआ था, सेम क्वेश्चन। जिसने भी पूछा है देख लो भाई, पहले हुआ है। आंसर मैच नहीं किया था बच्चों उस दिन जब सॉल्व किया तो। तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1 मिनट। ये मेटल का एक रॉड हमने यहाँ पे बीच में फिक्स कर दिया है। रेडियस की हमें वैल्यू बता दी गई है, रेडियस है 0.1 मीटर। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। ये सब एक्स वाई प्लेन में ना, स्क्रीन में हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया है, जेड एक्सिस बाहर को है। और बी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 50 टेस्ला इंटू के कैप ना, मतलब बाहर को बी दिया हुआ है, आउट ऑफ द प्लेन बी है, और बी की वैल्यू है 50। रिंग को हमने रोटेट कर दिया अबाउट इट्स एक्सिस ना, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर दिया। एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस of 10 ohm is connected across center of ring, and सेंटर से एक रेसिस्टेंस लगाया हमने और एक सरकमफेरेंस है। ये घूम रहा है, ये रेसिस्टेंस अपनी जगह फिक्स है। इसकी वैल्यू है 10 ओम। करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पूछा गया है। तो अब देखो, ये जब ऐसे घूमेगा, रॉड घूम रहा है, तो इस रॉड में ईएमएफ डेवलप होगा। यहाँ सेंटर है ना, इसको एक रॉड मानोगे, इसको एक रॉड मानोगे, तो इसमें कैसे ईएमएफ डेवलप होगा, V क्रॉस B ना। नीचे को ये जा रहा है, यहाँ पॉइंट ये नीचे को जा रहा है, तो V, और बाहर को B है, तो V क्रॉस B। पॉजिटिव प्लेट ऐसे कुछ आ रही होगी, ऐसे इसमें निकालोगे तो ये अभी ऊपर जा रहा है, तो V क्रॉस B, बाहर को B आ रहा है, तो इसकी भी पॉजिटिव प्लेट सेंटर की तरफ होगी। डायरेक्शन एक बार खुद से करके देख लो बच्चों, ये क्लियर है? तो अब देखो, अगर आप मान लेते हो कि इधर का वोल्टेज कुछ 0 है, यहाँ पे अगर ईएमएफ ई डेवलप हुआ है, तो यहाँ का कितना बोल सकते हो, ई बोल सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस ई होना चाहिए, यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0।
तो यहाँ पे भी उस हिसाब से बोल सकते हो, जीरो है, डिफरेंस ई है, मतलब यहाँ का वोल्टेज ई है, यहाँ का वोल्टेज हो गया जीरो और यहाँ का ई, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, ई। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी बोलोगे, ई अपॉन में आर। ई की वैल्यू कितनी लिखोगे, आर बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस और यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर अपॉन में रेसिस्टेंस। हाफ बी की वैल्यू है 50, ओमेगा की वैल्यू है 20, रेडियस है 0.1 अपॉन में ये है 10। तो 10 इंटू टू 20, 20 कट जाएगा, 50 इंटू 0.01, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना दिया है आंसर इसका, 1/3 दिया है। अच्छा एक चीज और है कि ये रॉड का भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एक चीज और थी, इस रॉड का भी रेसिस्टेंस दिया है बच्चों, ये अपन ने ध्यान नहीं दिया। बोला गया देखो पहली लाइन में, अ मेटल रॉड ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, मतलब यहाँ पे भी रेसिस्टेंस बनाना पड़ेगा आपको। अब पूरे रॉड का 20 है तो इस पार्ट का 10 होगा, इस पार्ट का 10 होगा ना, पूरे टोटल रॉड का 20 है तो हाफ रॉड का 10, हाफ रॉड का 10। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पे ई नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस आ गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ सर्किट में कुछ इधर से आई करंट आ रही है, तो इधर से भी आई करंट आ रही होगी ना, दोनों मिलकर के इधर 2i जा रहे होंगे, 2i यहाँ तक आएंगे, फिर आई इधर चला जाएगा, आई इधर चला जाएगा, ये आई घूम के इधर से आएगा और ये आई घूम के इधर आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जंक्शन लॉ लगा दो, या तो जंक्शन लॉ लगा दो या आप लूप में घूम जाओ, यहाँ से चलते हैं ऐसे घूम करके, यहाँ से आते हैं और फिर वापस ऐसे आ जाते हैं, ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं ऐसे घूम करके, ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i आ रहा है, इधर आ जाएगा, करंट के डायरेक्शन में 2i इंटू आर, यहाँ पे आए, यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ आए और इधर आ रहे हैं प्लस ई, फिर ये करंट से पास, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इंटू आर, आर कितना है वहां का 10, तो हमारा आ जाएगा 3i इंटू 10 बराबर ई। तो आई की वैल्यू आ जाएगी E/30। अभी देखो E/, हमने 10 किया था, E/, यहाँ 10 है ना, केवल आर था, लेकिन इस बार क्या है, E/, एक तरह से 3 एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 0.5/3, मतलब 1/6। और इसमें कितनी करंट जाएगी, ये आई निकाला ना, रेसिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, 2i ना, तो हमारा आंसर कितना है, 2i। समझ आया बच्चों मैंने क्या किया है। इधर भी रेसिस्टेंस दिया था और इन टेक्स्ट वाले में रेसिस्टेंस नहीं दिया था ना, इधर यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ था। वहां पे भी दिया था क्या, तो फिर मैंने उस दिन रेसिस्टेंस लिया नहीं था शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो उस दिन भी हो सकता है इसलिए आंसर मैच ना किया हो। अब कर लेना ना, रेसिस्टेंस लगा लेना। 28 देखो अब, 28 में देखो क्या है बच्चों, फिगर shows a square loop of side 1 meter, resistance 1 ohm, magnetic field on left side of line PQ। यहाँ पे एक लाइन PQ बना दिया गया है।
इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी साइड लेंथ हमारे 1 मीटर दिया हुआ है, और इसका भी रेसिस्टेंस है ना, पूरे लूप का रेसिस्टेंस 1 ओम है, और बी की वैल्यू दी है 1 टेस्ला। तो आपको बताना है कि वर्क डन इन पुलिंग आउट द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड यूनिफॉर्मली इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर आप यूनिफॉर्मली खींच के बाहर लाते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा ना। एक अगर कांस्टेंट स्पीड से आपको खींचना है, टाइम कितना लगाना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर आप बाहर खींच के लाओगे यूनिफॉर्मली तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। बच्चों देखो, जैसे ही आप खींचोगे ये पार्ट तो बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में केवल कौन सा पार्ट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये 3 पार्ट रहेंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड में ये केवल 3 पार्ट रहेंगे ना बच्चों। इसमें इस पार्ट की वजह से क्या ईएमएफ डेवलप होगा, ये पार्ट अपने लेंथ के लॉन्ग चल रहा होगा ऐसे, ये पार्ट भी अपने लेंथ के लॉन्ग, और ये लेंथ के परपेंडिकुलर चल रहा होगा। तो केवल इस पार्ट की वजह से ईएमएफ डेवलप हो पाएगा ना। और कितना ईएमएफ डेवलप होगा, BVL। और V कैसे निकालोगे, आपको टोटल ये कितना कवर करना है, 1 मीटर कवर करना है, ये साइड लेंथ 1 मीटर, और कितनी देर में कवर करना है, 1 सेकेंड में। और क्वेश्चन में बोल दिया गया यूनिफॉर्मली, मतलब कांस्टेंट स्पीड से बाहर खींचना है। तो V कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये बात समझ आई बच्चों। अब ईएमएफ डेवलप आ चुका है, अगर ईएमएफ डेवलप आ चुका है तो या तो आप फोर्स निकाल लो या करंट निकाल लो, कुछ भी एक निकाल लो। करंट आ जाएगा तो I²R पर सेकेंड हीट लॉस होगा। तो इसको खींचने में 1 सेकेंड में कितना टोटल हीट लॉस होगा वो निकालो, वही वर्क करना पड़ेगा। या फिर दूसरा, वर्क पीछे फोर्स कितना लग रहा है वो देखो, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो, कोई भी एक कर दो। श्रेयस, उसमें तुम्हारा जो एम होगा वो लगातार चेंज हो रहा है ना, एम जो होगा वो लगातार चेंज होगा ना। M.B, नहीं नहीं, ठीक है, आ रहा है, क्योंकि देखो ये BVL तो फिक्स है ना, ये अंदर है। हाँ, BVL फिक्स है, ये फिक्स है, और रेसिस्टेंस भी फिक्स है, तो एम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है श्रेयस, सही आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। समझो ना, इसमें V तो फिक्स है, कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हो, L और B भी फिक्स है, और करंट जो आएगी वो आएगी E/R। रेसिस्टेंस पूरे लूप का फिक्स है, दे दिया है ना क्वेश्चन में। तो I भी फिक्स है, हो जाएगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, I निकाल के पर सेकेंड हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, I²R, और 1 सेकेंड में टोटल चाहिए, तो ये ऑलरेडी 1 सेकेंड का ही है, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। एक तो आप ये कर सकते हो, या दूसरा मैग्नेटिक फोर्स निकालो, BIL। इस पे फोर्स देखोगे तो पीछे लगेगा, इनके फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इनका देखने की जरूरत नहीं है, करके देख लो। यहाँ पे अगर ऐसे ये जा रहा है इस साइड को, और अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा और इस पे फोर्स नीचे लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस पे भी आप करके देखो। करंट देखो यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रही होगी ना। 1 सेकेंड, करंट का डायरेक्शन नहीं बनाया मैंने, 1 मिनट। यहाँ करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, पहले यहाँ पे ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ दिखाओ, V क्रॉस B, बैटरी ऐसे बन रही है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी। अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, मैंने डायरेक्शन करके दिखा दिया। अरे यार।
रेसिस्टेंस पूरे लूप का दिया है ना, एक सेकेंड, फिगर सो जाए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेसिस्टेंस 1 ओम। अब ये देख लो यार, ये इंग्लिश समझ लो भाई, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। मेरे को तो देख के यही समझ आ रहा है कि पूरे लूप का है। तो पूरे लूप का 1 ओम पकड़ लेना है। अब करंट यहाँ पे देखो ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस पे फोर्स कैसे लेगा, एल क्रॉस बी करोगे ना, एल क्रॉस बी, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पे ऊपर को फोर्स लगेगा। फिर यहाँ आने के बाद करंट ऐसे जा रही है तो इधर लगाओगे तो एल क्रॉस बी, बी अंदर को है ना, तो ये दोनों तो फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये पीछे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वर्क होगा ना। तो वर्क के लिए आप ये भी कर सकते हो, फोर्स आ जाएगा तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो फाइनली कितना चलेगा, 1 मीटर ना, तो उससे भी कर सकते हो, या फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा सकते हो, टाइम 1 सेकेंड है। समझो बच्चों। 28 हो गया, आगे चले। 34, 29, 29 देखो, ए बी एंड सी डी आर fixed conducting smooth rails placed in vertical plane and joined by a constant current source at its upper end। तो आपको कुछ ऐसा दे दिया गया है, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है ना, ये वर्टिकल प्लेन में है, और एक यहाँ पे बोल दिया गया कि कोई करंट का सोर्स है जो करंट कांस्टेंट सप्लाई करेगा, कांस्टेंट करंट यहाँ देगा। ये सब वर्टिकल प्लेन में है ना। और एक कंडक्टिंग रॉड हमने यहाँ पे लगाया जो फ्री टू स्लाइड है इसमें। और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बी दिखाया गया है। तो अब देखो, जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो क्या होगा, जैसे आप इसको छोड़ोगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या होगा, जैसे ये नीचे गिरना शुरू होगा अंडर ग्रेविटी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, बीवीएल। और शुरू में वी क्या है, बहुत कम है, और ईएमएफ इंड्यूस की इधर को होगा, वी नीचे है, वी क्रॉस वी करो, वी क्रॉस बी, तो ऐसे इधर को ईएमएफ इंड्यूस होगा। पर शुरू में ये ई की वैल्यू बहुत कम है ना, तो जो करंट फ्लो होगी वो भी कम होगा। और इसमें रेसिस्टेंस का क्या बताया गया है, अच्छा करंट तो क्वेश्चन में बोल दिया गया फिक्स है। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि करंट फिक्स है, तो करंट का तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक फिक्स करंट आई फ्लो होगी यहाँ पर, ये बोल दिया गया था शुरू में कि करंट फिक्स है। तो इस पे जो ऊपर को फोर्स लगेगा F इक्वल टू बी आई एल, वो भी फिक्स हो गया ना। और इस पे नीचे को कितना लगेगा, mg फोर्स लगेगा।
तो अब कौन सा फोर्स बड़ा है, BIL बड़ा है या mg बड़ा है, वो डिसाइड करेगा कि वो किधर को जाएगा। अगर F बड़ा हुआ तो वो ऊपर को जाएगा और फोर्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स अपॉन टोटल मास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर को जाएगा, और अगर mg बड़ा हुआ तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे को जाएगा। तो अब इस हिसाब से आंसर कर दो। डॉट PQ may move downward with constant acceleration, ए ऑप्शन बोल रहा है मे, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है, बी ऑप्शन है रॉड PQ may move upward with constant acceleration, अपवर्ड भी मूव हो सकता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि फोर्स क्वेश्चन में ही कर बोल दिया गया कि कांस्टेंट लेना है, सॉरी करंट कांस्टेंट लेना है, तो फिर डी हो जाएगा। आपको यहाँ करंट को चेंज नहीं कराना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आई जो है करंट का जो सोर्स है वो कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों, वो कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए फोर्स कांस्टेंट है। अगला करें, अगला 34 था ना, थर्टी फोर में देखो क्या है, अ वर्टिकल कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r falls vertically with speed v in horizontal uniform magnetic field B which is perpendicular to the plane of ring। एक रिंग गिर रही है, एक रिंग को आप ऐसे वर्टिकली गिरा रहे हो, ये ऐसे गिर रही है नीचे को, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो A एंड B आर एट सेम पोटेंशियल, C एंड D आर एट सेम पोटेंशियल, हमें ये बताना है कि कौन कौन से लोग सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो अब देखो, अगर हम इसमें देखो कैसे सोच सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं ये एक रॉड है, और इसको मान सकते हैं एक ये रॉड है कि नहीं। तो ये जो रॉड है उसके पर ये उसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर ये V जा रहा है, हम लोग L इफेक्टिव V के परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना, V अगर ऐसे है तो L इफेक्टिव ऐसे ले रहे हैं, ऐसे नहीं ले रहे हैं ना, इस पार्ट को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो V के पैरेलल हो जाएगा ना अगर L इफेक्टिव लोगे तो, फिर तो V ऐसे नीचे गिर रहा है तो हम लोग ये L इफेक्टिव ले रहे हैं, मतलब दो पार्ट ले रहे हैं, A B B और C। तो टोटल पूरे रिंग का तो हमें पता है कि EMF जीरो आना है ना, टोटल रिंग का EMF जीरो आना है, क्योंकि पूरे लूप का फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अलग अलग पार्ट का देखें, केवल इस पार्ट का देखें तो V क्रॉस B केवल इस पार्ट पे इधर को इंड्यूस होना चाहिए। जो VBL करके निकालोगे, मान लो E आया तो उसका E/2 इधर लगा दो, E/2 इधर लगा दो ना, दोनों में हाफ, इस हाफ में आधा आएगा, इस हाफ में आधा आएगा, पूरे का एक साथ भी लिख सकते हो, आधा आधा भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमें इन दो पॉइंट का भी सोचना होगा शायद क्वेश्चन में, इसलिए मैंने दो पार्ट में लिखा है। मान लो इधर E/2 है, इधर E/2 है, ये पूरे रिंग का था ना, पूरे रिंग का जीरो है। ऐसे इस पार्ट में सोचोगे तो V क्रॉस B, इधर भी E/2 और इधर भी E/2, पूरे इसका E है ना। अब इस हिसाब से आंसर करो, A एंड B कंपेयर करना है, A एंड B कंपेयर करना है,
एक हाफ का ई है, एक हाफ का ई दिया है, तो 1/4 का कितना आ जाएगा, इसका और इसका दोनों का अलग अलग लिखो, e/2 ना। अभी कुछ इसमें डाउट रह गया है क्या? हमें पूछा गया है ए एंड बी क्या सेम पोटेंशियल पे है, तो क्या है सेम पोटेंशियल पे, यहां से चलोगे इधर देख लो, ई माइनस e/2 फिर माइनस e/2, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना ए और बी में। जो v के लॉन्ग एल इफेक्टिव जहां देखोगे, अगर v के लॉन्ग एल इफेक्टिव है तो वहां ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। v क्रॉस b कर लो ना, इस पूरे ए बी का देखो कैसे निकलेगा, इस पूरे ए बी रॉड का ये नीचे को जा रहा है, ये अगर नीचे को जा रहा है तो v क्रॉस b बाहर को है, तो इधर को पॉजिटिव प्लेट आ रही है ना, तो इस पूरे में कहीं पे भी बैटरी बनाओगे तो इधर को पॉजिटिव प्लेट बनाओगे। इसको एक पूरी बैटरी को आप कई पार्ट में डिवाइड कर दो या एक बनाओ, सबका पॉजिटिव प्लेट इधर होगा। ऐसे करके देखो ना, नीचे को V से जा रहा है और आउट ऑफ द प्लेन B है। इस पूरे के लिए देखना है, अपन वैसे कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे थे, सीधे बस आपको देखो क्या करना था, ईएमएफ इंड्यूस देखना है तो बीवीएल सोचो, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए सब म्यूचुअली, तो अगर मैं सीडी लूंगा तो वो बी के क्या हो जाएगा, एलॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा इस हाफ में, या इस हाफ में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, तो आप बोल सकते हो इस पार्ट में मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे लोगे तो V और L इफेक्टिव परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जितना इधर से निकालोगे उतने उधर से भी आएगा ना। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो सीधे C और D सेम पोटेंशियल पे, यही क्वेश्चन बस बताना है, इतना सोचने का है नहीं, बस C और D सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि L इफेक्टिव और V एक ही डायरेक्शन में है। नहीं नहीं, ए तो गलत दिया है, वो सही करो फिर। बी होगा इसका ना, और करंट नहीं फ्लो होगी यहाँ पर। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सी और डी तो हो ही नहीं सकता ना, उधर के लिए इफेक्टिव लेंथ और बी एक ही डायरेक्शन में होंगे। हाँ, कौन से सेमी सर्कल ले रहे हो, वर्टिकल वाले ले रहे हो या ये वाले ले रहे हो? एसीबी ले रहे हो ना, एसीबी ले रहे हो तो इसमें ईएमएफ डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है? केवल एसीबी में ईएमएफ डेवलप हुआ है ना, ऐसे आप बैटरी लगाओगे, एडीबी में भी ईएमएफ डेवलप हुआ है, तो अगर आप ऐसे चल आओगे चल के तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना। ऐसे चल के जाओ, सी से डी चल के जाओ, देखो नहीं मिलेगा, सी से डी में इधर माइनस ई/2 होगा, इधर प्लस ई/2 होगा। बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल है, ऐसे अगर रॉड है
और वो V से जा रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगा ना, इफेक्टिव लेंथ देखोगे ईएमएफ डेवलप होगा। ऐसे रॉड है और V से गिर रहा है, तो ये आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल है, तो अब ऐसे ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अगला डाउट बताओ। एंगल ऑफ डी परमानेंट मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट में आएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। ए सी बी, मान लो ये हमारा ए है, ये सी है, ये बी है। इसमें क्या है, एल इफेक्टिव ये है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, तो V क्रॉस बी करो, V नीचे को जा रहा है, V क्रॉस बी, मतलब इसमें ऐसे आना चाहिए, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल लेफ्ट में, तो यही चीज यहाँ दिखाओगे ना, यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो समझने के लिए था, दिखाना तो यही है ना। तो पूरा अगर ई एम एफ है, तो या तो आप इसको पूरा ई एक दिखा दो केवल, या फिर इसको दो पार्ट में तोड़ के E/2 इधर, E/2 इधर दिखा दो। ठीक है बच्चों। हाँ फिर अभी छोड़ दो ये 35, अभी छोड़ दो 35, अभी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद हो जाएगा। फोर्टी वन देखो अब, 41 में देखो क्या बोला गया है, इन अ सिलेंड्रिकल रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर, ध्रुवीय रुक जा, आप ये कर लेंगे, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर इज इंक्रीजिंग विद टाइम। यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ बढ़ रही है, इस सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड रख दिया गया है PQ, C यहाँ पे सेंटर है। तो P हायर पोटेंशियल पे होगा या Q हायर पोटेंशियल पे होगा, ये बताना है। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे जो चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते थे। चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है, लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो बी बढ़ रहा है, इनटू द प्लेन का बी बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट कैसे आनी चाहिए यहाँ पर, अगर रिंग में इंड्यूस करंट सोचो, अगर ऐसे आएगी इंड्यूस करंट तभी ना इस बी को अपोज हो पाएगा, तो ऐसे आ रही है, मतलब यहाँ हर जगह ई ऐसे जा रहा होगा ना, ई ऐसे जा रहा होगा ना। अगर ई यहाँ पे ऐसे जाएगा तो मतलब इस पे ई ऐसे आ रहा होगा, यहाँ पे ई ऐसे जा रहा होगा, ऐसे सर्कल में जा रहा होगा, तो उसका कंपोनेंट ऐसे लग रहा होगा ना। अगर रॉड के लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट ऐसे लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन सब इधर को एक्यूमुलेट हो जाएंगे ना, ई के अपोजिट में, और तो इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, तो आप बोलोगे ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। क्योंकि श्रेयस वो कंजर्वेटिव चार्ज के जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, उसके लिए वो पढ़ा हुआ है,
ये वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना, ये वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसके लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपको ऐसे देखना रहता है कि कहाँ पे चार्ज आया प्लस, कहाँ माइनस, फिर देख के बताओ। देखो श्रेयस, यहाँ पे वो हम लगाते हैं, लेकिन वो कैसे लगाते हैं, जैसे ये रॉड हमने रखा, तो जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को रोकने के लिए यहाँ जो चार्ज आया है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इक्विलिब्रियम में बैलेंस हो जाते हैं। तो हम इसको लेकर के ई डॉट डीवी बाई डी आर इक्वल टू ई लगाएंगे। इस ई के लिए चार्ज वाला ई तो इधर को जा रहा है ना, समझो, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो चार्ज वाला ई इधर को जा रहा है, तो हम चार्ज वाले ई को लेकर के लिख सकते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। बच्चों समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? चार्ज वाले ई को लेकर के आप लगा सकते हो ना कि किधर हाई है किधर लो। नेक्स्ट कौन सा था? 37। दो आइडेंटिकल ऐसे रिंग लिए गए हैं, तो ये कॉपी पेस्ट में कोई दिक्कत है? देखो इसमें बोला जा रहा है कि दो कॉइल लिए गए हैं, ए एंड बी, और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट स्क्रीन के अंदर का पार्ट है और ये वाला स्क्रीन के बाहर का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कॉइल बी कैरीज अ करंट आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम ए। जब हम ए की तरफ से देखेंगे, इधर से देखेंगे ना, तो इसमें हमें क्लॉकवाइज करंट दिखनी चाहिए। क्लॉकवाइज मतलब एस बनते हुए दिखना चाहिए। तो इधर से एस बनता हुआ कब दिखेगा? जब एस ऐसे बनता है ना, तो मतलब ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे करंट जा रही होगी है। उधर से देखोगे तो आपको एस बनते हुए दिखना चाहिए, तो ऐसे करंट जा रही होगी। इमेजिन हो पा रहा है बच्चों? The coil B carries a current I in clockwise direction, ठीक है जी। What would be the direction of induced current in A as seen from B?
व्हेन करंट इन बी इज इंक्रीज। अब अगर ये करंट बढ़ने लग जाए और आप बी के साइड से देखोगे, अगर ये बी के साइड से देख रहे हो और इधर को साउथ पोल है, जब आप इधर से देखे थे तो इधर साउथ पोल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट होती हुई दिख रही होंगी ना। अगर इधर के साइड साउथ पोल है, जब इधर से देख रहे थे आप ए के साइड से, इधर साउथ पोल बना था ना, तो मतलब ऐसे निकल रही होंगी लाइंस यहाँ पर। तो बी का डायरेक्शन क्लियर है, तो इसका मतलब इस करंट की वजह से इससे जो बी आ रहा था, ये लाइंस इससे भी क्रॉस करके आ रही होंगी ना। तो इसका मतलब देख लो यहाँ पर करंट बढ़ने से इस रिंग से बाहर निकलने वाला बी बढ़ रहा है। अगर इस रिंग से बाहर निकलने वाला बी बढ़ रहा है और इधर, इसका मतलब क्या है, यहाँ एक तरह से हमें इस बी को कम करना है ना, इस करंट को कम करना है, इस बी को कम करना है। इस बी को कम कब कर पाएंगे, जब यहाँ पे साउथ पोल बने, हम इधर से देखें तो, जब हम इधर से साउथ पोल देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो ही नहीं इस साइड में आके बी टर्मिनेट होना चाहिए, तो ये इस वाले बी को कम कर पाएगा। तो जब हम बी के साइड से देखेंगे तो ए पे साउथ पोल दिखना चाहिए। और देखो और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। मान लो जब आप बी को देख रहे हो तो ए के साइड से देख रहे हो, तो यहाँ पे कोई को बैठा दो ए के साइड में, बी को आप ए के साइड से देख रहे हो तो साउथ पोल दिख रहा है। और फिर अब जब ये पर्सन ए को देखेगा तो वो बी के साइड से देखेगा ना, ए को जब देखेगा ये पर्सन तो वो बी के साइड से देखेगा। तो अगर यहाँ पे करंट बढ़ रही है तो उसको क्या दिखना चाहिए, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों दूर भागेंगे तभी ना फ्लक्स कम हो पाएगा। यहाँ करंट बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो दोनों को दूर भगाओगे तभी ना इनके बीच का फ्लक्स बढ़ पाएगा। तो मतलब इसको बीच में बैठ के क्या दिखना चाहिए, दोनों तरफ लाइक पोल दिखने चाहिए, तभी ना वो रिपेल हो पाएंगे। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, उस बीच में बैठे हुए पर्सन को लाइक पोल दिखना चाहिए, तभी वो रिपेल हो पाएगा। तो अगर ए के साइड से इस पर्सन को बी में साउथ पोल दिखा है, तो उसको ए में भी बी के साइड से जब देख रहा है तो साउथ पोल ही दिखना चाहिए। और बी पार्ट में बी, कॉइल बी इज मूव टुवर्ड्स ए कीपिंग द करंट। अब बी को पास लाओगे तो भी तो ये इसका फ्लक्स बढ़ेगा ना। अगर बी पास आएगा तो ज्यादा लाइन से इसे क्रॉस करेंगे, तो इसको क्या दिखना चाहिए कि ए उसको रिपेल कर रहा है। रिपेल कब हो पाएगा, अगर उसको इधर साउथ दिख रहा है तो इधर भी साउथ दिखना चाहिए। साउथ का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी साउथ पोल बना है मतलब वहां पे कौन सी करंट दिख रही है, क्लॉकवाइज करंट दिख रही है। समझ पा रहे हो बच्चों ये क्या बोल रहा हूं मैं। देखो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, कॉइल ए है, कॉइल बी है। आपको बोला गया कि एक आपको ए के साइड से बी को देखना है, तो ए के साइड से मतलब इधर मैंने बैठा दिया चिंटू को। अब ये ए के साइड से बी को देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज करंट, मतलब उसको यहाँ पे एस बनता हुआ दिख रहा था ना, ये इस पर्सन को दिख रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रही है। और इसकी करंट की वजह से इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, कुछ फ्लक्स जा रहा होगा, और करंट बढ़ाओगे तो और ज्यादा फ्लक्स जाएगा।
तो इसको क्या दिखना चाहिए कि ये इसको रिपेल करे, तभी फ्लक्स कम हो पाएगा ना। रिपेल कब हो पाएगा, अब बी के साइड ए को जब देखोगे, ये पर्सन अगर ए को ये पर्सन देखेगा तो वो बी का साइड हो जाएगा ना, इधर से नहीं देख रहे हो, इधर से देख रहे हो। ए को आप इधर से देखोगे मतलब बी के साइड से देख रहे हो। तो इसको क्या दिखना चाहिए कि इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये इसको रिपेल करके भगाए। रिपेल कब हो पाएगा, जब इसको भी इधर भी क्या दिखे, साउथ पोल, दोनों में साउथ साउथ दिखेगा तभी ना रिपल्सन हो पाएगा उसके लिए। करंट बढ़े या फिर ये पास जाए, दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, यहाँ साउथ पोल दिखना चाहिए, मतलब करंट क्लॉकवाइज इसमें दिखनी चाहिए। कुछ समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों साइड से साउथ पोल, दोनों केस में साउथ पोल ही दिखना चाहिए। साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट। चमन भाई तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ। बी में सुमिति देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सिंपल सोचो कि अगर ये पास आएगा, अगर ये पास आएगा तो इसकी वजह से जो इसमें फ्लक्स जा रहा होगा वो बढ़ेगा कम होगा, करंट कुछ भी हो उसको छोड़ो। हाँ सिंपल बस अपोज करना है। हाँ डॉटेड मतलब अंदर वाला साइड है, ये बाहर वाला साइड है। अरे यार पंकज जी छुट्टी पे थे, अब आज उनसे कुछ पूछूंगा करवाने का, वो कैसे लैपटॉप पे लॉगिन हो पाएगी। उनको बोल तो दिया था मैंने उसी दिन, अभी तक उन्होंने पता नहीं किया या नहीं किया। आज फॉलो अप लूंगा फिर। यूनिट टेस्ट का इस वीक है शायद, कुछ बताया नहीं गया अभी तक। अच्छा पूछता हूँ, फिर वो भी पूछता हूँ। मेरी जहां तक बात हुई थी इस वीक रखने वाले थे, बोला था उन्होंने। हाँ बस आएगी आएगी बस। यार बस हाँ आएगी आएगी। लास्ट टाइम उन्होंने शायद कुछ बस का बोला था कि कोविड की वजह से उन्होंने भेजा नहीं था, लेकिन बोलता हूँ भेजना तो चाहिए ही बस यार। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, कॉलेज वैसे नहीं जाना है आपको, यूनिट टेस्ट के लिए कॉलेज थोड़ी जाना है, वो तो प्रैक्टिकल के लिए जाना रहता है। कॉलेज नहीं जाना है, प्रैक्टिकल थोड़ी है, अभी प्रैक्टिकल का बोला गया है क्या। अच्छा प्रैक्टिकल होगा तो जाना रहेगा, हाँ तो बस आएगी। यार ये सब पंकज सर से पूछ लो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये सब जिम्मेदारियां पंकज सर की हैं, मेरे को पढ़ाने का काम करने दो यार। जा सकते हो, आपका आपकी मर्जी, आपको डायरेक्ट जाना है तो डायरेक्ट जाओ। कोविड की वजह से शायद लास्ट टाइम ऐसा था कि भीड़ ना हो, इसलिए सब लोग अपना अलग अलग ही गए थे। बच्चों मुझे पढ़ाने दो, ये सब जो भी बातें हैं ये पंकज सर से बात कर लेना तुम लोग। ये अभी भावेश बाद में हंसने लगेगा कि सर ने बोला था 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, और अभी टाइम पास चल कर रहा है। कॉलेज यार, कॉलेज ये अपना एक नासिक सिटी पड़ता है, उसमें नदी क्रॉस करके एक पंचवटी एरिया आता है, एक तो उधर है,
और दूसरा एक यहाँ पे अंबट करके जगह है, सातपुर अंबट, उधर है। अब मुझे परेशान नहीं करो, मुझे पढ़ाने दो, नहीं भावेश फिर हंस हंस के मुझे परेशान कर देगा। और कोई डाउट बचा है क्या? और कोई डाउट बचा क्या बच्चों? ये समझ आ गया है तुम लोगों को, ये जो था? देखो जितना ऐसे समझाते बना, मैंने समझा दिया है। अगर नहीं भी समझ आएगा तो आप कभी भी उधर आना, ग्रेविटी तो ऐसा जो भी डायरेक्शन वाली चीजें आप उधर भी पूछ सकते हो ना। सिंपल आप समझो ना, ऐसे दो रिंग पास ला रहे थे, इधर से जब हम देख रहे हैं तो यहाँ साउथ बन रहा है, तो इसमें भी साउथ बनना चाहिए, तभी ना ये रिपेल कर पाएंगे, तो फ्लक्स कम हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंडक्टर स्टार्ट किया था। इंडक्टर क्या होता है, कोई भी आप लूप ले लो, तो उसमें खुद की करंट की वजह से जब फ्लक्स आता है, तो वो फ्लक्स, अब करंट अगर चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज होने नहीं देगा ना, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। तो इंडक्टर को हम लोग, कोई भी लूप को इंडक्टर बोलते हैं, और उसको सर्किट में हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। और अगर इसमें करंट ऐसे आई फ्लो हो रही है, आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो वोल्टेज में चेंज कितना बोलते हो, -L di/dt। और करंट के अगर अपोजिट जाओगे तो बोलोगे वोल्टेज में चेंज होगा +L di/dt ना। और di/dt हमेशा विद साइन डालते हैं ना। अगर I बढ़ रहा है तो प्लस में होगा, I कम हो रहा है तो माइनस में। अब इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कहीं पर ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है, तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन क्या है। सपोज ये दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में एक रेसिस्टर लगा है, एक बैटरी लगी है और एक इंडक्टर लगा है। और ये किसी इंस्टेंट का डायग्राम है, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर, और करंट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, बढ़ने का रेट दिया है, आर दिया है, वी दिया है, एल दिया है। तो इस इंस्टेंट पे जब करंट 2 एम्पियर है, उस इंस्टेंट पे वी ए माइनस वी बी निकालना है ना। और यहाँ पे di/dt प्लस में दिया है, मतलब करंट बढ़ रही है।
ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ। मान लो यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो हम यहाँ से चलेंगे A से और B तक जाएंगे। तो जब A पे खड़े हैं तो हम बोलेंगे पोटेंशियल कितना है VA। फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, -I इंटू आर। फिर यहाँ कर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं तो +10। फिर यहाँ करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, करंट ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे -L di/dt। di/dt की वैल्यू ये डाल देंगे। तो अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, बी पे, तो ये बराबर हो जाएगा VB के। तो इससे VA माइनस VB कितना आ जा रहा है, -5.5। समझ आया सभी को बच्चों? किरचॉफ लॉ यहाँ पे वैसे ही लगाएंगे जैसे पहले हम लोग करते थे ना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे चलें। ये देखो, हमने एक 20 वोल्ट की बैटरी ली और उससे एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, और टाइम 0 पे मैंने ये स्विच क्लोज किया। तो कोई टाइम टी पे इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी वो निकालना है ना। स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं थी, फिर स्विच क्लोज किया, तो कोई टाइम टी पे कितनी करंट आ चुकी होगी, हमें ये निकालना है। हाँ, VT/L। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, मान लो कोई टाइम पे आई करंट फ्लो हो रही है ना, ऐसे आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या होगा, आप ऐसे लूप में घूमोगे। पहले इधर को गए +V, फिर जब हम इधर को जाएंगे तो -L di/dt = 0। तो इससे आ जाएगा V = L di/dt। तो di हम लोग लिख सकते हैं V/L इंटू dt, और इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम 0 पे करंट 0 थी, कोई टाइम t पे कुछ I करंट हो गई, तो ये हो जाएगा I = VT/L ना। ये कोई टाइम t पे इंडक्टर में करंट आ चुकी होगी। तो अब देखो, हमें इंडक्टर पे ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं करंट वगैरह निकालने का। उससे पहले एक चीज हम लोग कर लेते हैं, इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी।
पहले एनर्जी स्टोर्ड लिख लेते हैं, फिर हम लोग इस पे करंट निकालने के और क्वेश्चन करेंगे। सपोज कोई आपने इंडक्टर लिया हुआ है और उसमें उसका इंडक्टेंस एल है। तो अगर मान लो इसमें कुछ कैपिटल आई करंट आ रही है, कैपिटल आई करंट आ रही है, तो आप देखोगे कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड कुछ हो रखी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। और ये जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। तो अब इसका हम लोग अभी डेरिवेशन देखेंगे। तो लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में तीन चीजें होती हैं। एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर और एक होता है रेसिस्टेंस। कैपेसिटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का। हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी स्टोर रहती थी, वो कौन सी एनर्जी रहती थी? इलेक्ट्रिकल। इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने का। और रेसिस्टर का काम है दोनों जो भी एनर्जी स्टोर करेंगे उसको उड़ाने का। स्पेंड करना, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देता हूं उड़ाने का। सारी एनर्जी जो खर्च करेगा वो कौन करेगा? रेसिस्टर करेगा ना। ये दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं बस। तो हम लोग अब इसके लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस पता है और उसमें करंट पता है, तो उसमें इतनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रखी होगी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कैसे स्टोर होती है, इसका डेरिवेशन क्या है। ये यहां तक बात समझ आई है बच्चों सबको? अब देखो इसको आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। मान लो जब आपने इंडक्टर सर्किट में कनेक्ट किया तो शुरू में करंट जीरो थी और वो बढ़ते बढ़ते कैपिटल आई हो गई ना, कैपिटल आई तक गई है टोटल। तो जब हम एनर्जी स्टोर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या था? जो भी करंट आई थी, ये कैपिटल आई आई की फाइनल वैल्यू है ना। शुरू में ये करंट कितनी थी? जीरो। और बाद में बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई है? बढ़ते बढ़ते वो फाइनली कैपिटल आई हो गई। तो यहाँ पर आई की वैल्यू जब बढ़ रही होगी तो ये क्या काम कर रहा होगा? अगर यहाँ पे आई बढ़ रहा होगा तो ये क्या काम कर रहा होगा? उसको कम करने के लिए ट्राई कर रहा होगा ना। करंट अगर बढ़ रही है तो क्या वो बढ़ने देगा या रोकने का ट्राई करेगा? करंट को बढ़ने से रोकेगा। बढ़ने से कैसे रोक पाएगा? बढ़ने से रोकने के लिए वो अपने अंदर एक बैटरी बनाएगा जिसका पॉजिटिव प्लेट इधर होगा, निगेटिव प्लेट इधर होगा, मतलब ऐसा कुछ, ऐसे कुछ उसमें वो बैटरी बना लेगा ना, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एल डी आई बाई डी टी। ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा है ना, डायरेक्शन इधर बना दिया है। आई बढ़ रहा है तो ये भी प्लस में है, dt तो प्लस में होगा ही, तो ये पूरी प्लस में वैल्यू लिखी है। नहीं, ये इतने वोल्ट की बैटरी बन जाएगा ना। समझो बच्चों, ये इतने वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। फिर आपको देखो बैटरी के बारे में एक चीज पता है कि अगर कोई बैटरी है कुछ V वोल्ट का और अगर वो आई करंट सप्लाई कर रहा है, एक मिनट नैने से, अगर कोई बैटरी करंट सप्लाई करता है तो उस टाइम पे वो एनर्जी देता है पर सेकेंड। कितनी एनर्जी देता है? V इंटू आई ना, डिस्चार्ज हो रहा है अभी। और अगर ऐसा होता
करंट पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है तो वो चार्ज हो रहा होता है ना, पर सेकेंड कितनी एनर्जी चार्ज हो जाता है उसमें, V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने पीछे, जब बैटरी एनर्जी देगा तो पर सेकेंड V इंटू आई ऐसे दे रहा है, और अगर करंट आ रही है इधर को तो बोलते हैं चार्ज हो रहा है, V इंटू आई पर सेकेंड एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे पर सेकेंड एनर्जी खर्च हो रही है। नैनेश तुम्हारा क्या डाउट था? अगर करंट बढ़ रहा है तो वो करंट को रोकने के लिए इधर को बैट प्लेट बनाएगा पॉजिटिव, तब ना ऐसे करंट को रोक पाएगा, इधर करंट फ्लो कराना चाहेगा। तो अब देख लो ये कैसा बैटरी बन गया है, ऐसी बैटरी जिसमें करंट अंदर को आ रही है। तो ये अभी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? ये इंडक्टर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है ना। और पर सेकेंड कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हो रही होगी इंडक्टर में? पर सेकेंड अगर आप सोचोगे तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है डी यू बाई डी टी पर सेकेंड, वो कितनी बोलोगे, V इंटू आई। V की वैल्यू कितनी डालोगे, L डी आई बाई डी टी। किसी भी इंस्टेंट पे ये रेट ऑफ चार्जिंग था, dt dt कट जाएगा तो आप बोल सकते हो du इक्वल टू L आई डी आई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। शुरू में जब करंट नहीं था तो कोई U नहीं था, और कुछ कैपिटल आई आते आते U एनर्जी स्टोर हो गई। तो U इक्वल टू आ जाएगा, I को इंटीग्रेट करके लिमिट डालोगे तो आ जाएगा हाफ L आई स्क्वायर। बच्चों कुछ समझ आया? इंडक्टर में पर सेकेंड कितनी एनर्जी चार्ज हो रही है वो लिखा, dt dt कट गया है, और फिर हमने पूरे आई करंट तक की एनर्जी लिख दिया। कोई भी टाइम पर अगर इंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है तो हम बोलेंगे हाफ एल आई स्क्वायर, वहां पे एनर्जी स्टोर्ड है। नोट कर लो इसको। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वहां पे अगर आप छोटा सा कुछ डीवी वॉल्यूम लोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती थी डीयू बाई डीवी। डीयू एनर्जी स्टोर होती थी डीवी उसमें वॉल्यूम में, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर हो जाती थी, डीयू बाई डीवी। और इसकी वैल्यू आती थी जहां एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी थी। अभी फ्री स्पेस माना है तो एप्सिलॉन नॉट लिखा है।
ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। सेम वे में अगर कोई पॉइंट पर बी मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां अगर हम छोटा सा एक डीवी वॉल्यूम लेंगे तो इस डीवी वॉल्यूम में अगर डीयू एनर्जी स्टोर्ड है तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना बोलोगे, डीयू बाई डीवी, एनर्जी डेंसिटी ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम डीवी से डिवाइड कर दिया है, मतलब ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो इसकी वैल्यू सेम ऐसे ही आ जाती है 1/2। बस एक चीज ध्यान रखना कि आप साइलेंट अगर ऊपर आता है तो म्यू नीचे आता है, तो यहाँ आ जाएगा b²/μ0, जहां म्यू उस मीडियम की परमिटिविटी है ना। कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आप ये फॉर्मूला लगा के वहां पे एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हो, और अगर बी हर जगह सेम है तो इसमें जो भी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे उतने वॉल्यूम का एनर्जी मिल जाएगा। अब इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं, ये कैसे आ रहा है, पहले ये नोट कर लो फिर इसको डिराइव करते हैं। यार एक दो दिन में डालूंगा श्रेयस, अभी टाइम नहीं मिल रहा था, कल भी इस रात में मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी 11th की, तो अब थोड़ा टाइम मिलेगा, आज हो सकता है टाइम मिले तो आज हो सकता है करूं। क्या बात है। हाँ एक एक टॉपिक पे ही बनाऊंगा, बस वही है, अभी शुरुआत था तो छोटे छोटे वीडियो किए थे, अभी 15-15 मिनट के बनाऊंगा। जो भी टॉपिक तुम लोग को चाहिए बता दो, मैं उस पर ही बना देता हूँ। काइनेमेटिक्स का मैंने शुरू कर दिया तो वो कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद रोटेशन का कर दूंगा। काइनेमेटिक्स को पहले करूंगा, अब नहीं वो शुरू हो गया फिर वो बीच में रह जाएगा। हाँ श्रेयस ने थंबनेल बनाया है, तूफानी थंबनेल है एकदम, रॉकेट वॉकेट उड़ रहा है पीछे से। ये सीधे अब तुम YouTube के उस पे ही देख लेना। अभी कैसे दिखाऊंगा भाई। अच्छा 1 मिनट रुको, अभी दिखा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैंने व्हाट्सएप ऑन किया है, उसका फोटो इस पे चिपका दूंगा वन नोट पे। एक्चुअली व्हाट्सएप पे है ना तो इसलिए नहीं हो पाएगा, 2 मिनट रुको अभी कर दूंगा। हाँ स्टॉप कर दूंगा, हाँ ठीक है। तो अब देखो बच्चों, पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेंगे ना। देखो इसको हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं, हमने देखो ये मान लो हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है ना, हमारे पास मान लो एक लॉन्ग सोलेनोइड है और इसमें
अगर हम इसका इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ देखें, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ना अगर हम इसका इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ बोले तो कितना बोलेंगे? लॉन्ग सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम कुछ स्मॉल एन है, रेडियस आर है, तो इंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ना, एक लूप से इतना फ्लक्स पास होता है ना। और ऐसे अगर हम यूनिट लेंथ में लेंगे तो कितने फ्लक्स लूप आएंगे? n इंटू वन यूनिट लूप में। यूनिट लेंथ में कितने लूप हैं? यूनिट लेंथ का देख रहे हैं ना, तो टोटल इतना फ्लक्स आया, फिर फ्लक्स अपॉन में आई कर देंगे तो ये इसका हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये इसका इंडक्टेंस आ गया पर यूनिट लेंथ ना, ये इंडक्टेंस आ गया है पर यूनिट लेंथ। अब अगर हम यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड देखें तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी यूनिट लेंथ में? यूनिट लेंथ में एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है? जो भी यूनिट लेंथ का एल होगा इंटू आई का स्क्वायर है। यूनिट लेंथ में एनर्जी स्टोर्ड देख रहे हैं, ये हमने क्या देखा है? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस यहाँ यूज करेंगे। एल की वैल्यू ऊपर से डाल देते हैं, ये एल है ना, फाइव बाई आई क्या होता है हमारा? एल होता है। देखो यूनिट लेंथ का श्रेयस ऐसे ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एन इंटू एल, एल कितना लिया हुआ है? वन लिया है, एल की वैल्यू वन ली है ना यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया है यूनिट लेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब अगर हम इसमें देखें कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम से कैसे डिवाइड करोगे? पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ कितनी है? वन। यूनिट लेंथ की एनर्जी है ना, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। अब देखो हमें बी स्क्वायर का टर्म बनाना है, तो बी स्क्वायर के टर्म के लिए म्यू नॉट एन आई लगेगा, तो यहाँ पे हम म्यू नॉट से का स्क्वायर कर देते हैं और नीचे म्यू नॉट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गई है, एनर्जी डेंसिटी आ गई है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन में टू म्यू नॉट। ये समझ आया बच्चों मैंने कैसे डिराइव किया? तो मैंने कोई एक केस लेकर के डिराइव कर दिया है, बट ये हर जगह वैलिड है ना। कोई एक सिंपल केस जहां पर कैलकुलेशन आसान था, मैंने वो केस लेकर के डिराइव कर दिया, बट ये हर जगह वैलिड है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का, तो वही है ये भी। बस ये ध्यान रखो कि एप्सिलॉन अगर ऊपर है तो म्यू नीचे रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? नोट करो। कर दिया, ज्यादा करूंगा तो फिर दिखेगा नहीं, अब कर लो इतने में नोट।
हो गया। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने देखो ये समझ लिया कि एक कोई अगर इंडक्टर है, उसमें अगर आई करंट आ रही है, इसका इंडक्टेंस अगर एल है, तो आप वहां पे फ्लक्स लिखते हो एल इंटू आई ना, और एनर्जी स्टोर लिखते हो हाफ एल आई स्क्वायर। करो नाम चेंज कर दो। तो अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, हमें एल निकालना रहता है, क्वेश्चन में एल निकालना रहता है, तो कई बार हम फाइव निकाल लेते हैं, तो फाइव बाय आई कर देते हैं। कई बार यू निकालना आसान रहता है, हम बी लिख लेते हैं और फिर एनर्जी डेंसिटी लिख के वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके यू निकाल लेते हैं। तो अगर आपने यू निकाल लिया है, तो वहां से भी आप एल निकाल सकते हो। तो एल निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं ना, या तो फाइव बाय आई कर दो, या यू निकाल लियो तो इसमें डाल के एल निकाल लो। तो इस पे मैं एक सॉल्ड एग्जांपल आज दूंगा, वो आप ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा ना। ये एक बार खुद से ट्राई कर लो। तो इस पे एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपको आज ट्राई कर लेना है। इलस्ट्रेशन नंबर 24। ये आप ट्राई कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एल आर सर्किट। जैसे आरसी सर्किट हमने पढ़ा था, वैसे ही इस चैप्टर में हमें अब एल आर सर्किट पढ़ना है, इंडक्टर रेसिस्टेंस सर्किट। अच्छा थंबनेल। खतरनाक तो बनाया है भाई इसने। उसमें फोटो तो मेरी ऐसी है कि नहीं, बना तो बहुत सही है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ अपने फोटो का कि आदमी परेशान खड़ा है, ये क्या चल रहा है, रॉकेट वॉकेट उड़ रहा है, कहाँ फंस गया हूँ मैं। अच्छा ऐसा भी है क्या? रेस के दिल में है मार्स। मार्स। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एल आर सर्किट हम लोग कब शुरू करना है। तो देखो बच्चों, एल आर सर्किट में हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग आरसी सर्किट में पढ़े थे, पहले कैपेसिटर में चार्ज करते थे तो कैसे कैसे चार्ज होता था, वो देखा था। फिर एक बार चार्ज आ गया तो डिस्चार्ज कैसे होता है। तो यहाँ पर इंडक्टर में करंट आती है, तो करंट कैसे कैसे आ रही है पहले वो देखेंगे, फिर एक बार अगर आ गई है तो कैसे वो करंट जाएगी वो देखेंगे ना। तो ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट, ऐसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट। अभी इंडक्टर में करंट बढ़ रही है। मान लो हमने कोई इंडक्टर लिया,
एक रेसिस्टेंस लिया और एक बैटरी लगाई, और मान लो टाइम 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया ना। अभी शुरू में कुछ भी करंट नहीं थी सर्किट में, टाइम 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया, तो हमें निकालना है फाइंड आई एट एनी टाइम टी। तो ये 1 मिनट सोचो बच्चों, बस में आया तुरंत। अरे आज नहीं बोला था भाई, 2 क्लास बोला था, नेक्स्ट क्लास की बात हुई थी। बट अभी 2 क्लास, अगले 2 क्लास लग जाएंगे लग रहा है। इतनी देर देर तक डाउट चलेगा तो टाइम तो लगेगा ना भाई। और ये चवन भावेश हंसते हैं और सबसे ज्यादा डाउट भी पूछते हैं। पढ़ाने देते नहीं हो, फिर बोलोगे कि खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो चलो बच्चों, अब इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई टाइम पे सर्किट में कुछ आई करंट फ्लो हो रही है ना, कोई टाइम पे मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, और फिर ऐसे आप लूप में घूमते हो ना। मान लो इधर को गए पहले, तो आप क्या लिखोगे, प्लस वी, फिर इधर को गए माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर करंट के डायरेक्शन में आ रहा हो माइनस आई आर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हमें आई निकालना है, तो डी आई बाई डी टी ये टर्म को अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब आई वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी बाई एल इक्वल टू डी आई अपॉन में वी माइनस आई आर। अबे चवन, डाउट तुम्हारे थे नहीं, सब कुछ होने के बाद फिर से तुमने बोला रिंग में वो डायरेक्शन किधर होगा, साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है, सब रिपीट करा देते हो। भावेश ने शराफत दिखाई है आज। तो देखो बच्चों यहाँ पर, और ये डाउट मैंने सारे जो, देखो बच्चों एक्सरसाइज 2 3 के जो भी चैप्टर के डाउट नहीं हुए हैं ना, सब पिछले क्लास साल के सब 2 3 के डिस्कशन वीडियो पड़े हुए हैं ना, वो आप रेफर करके करते जाओ। और जो चीजें ना हो, जो बच जाए, वो मेरे से अलग से पूछ लो। ग्रेविटी भी आ सकते हो पूछने को, लेकिन जितना हो सके पुराने वाले डाउट वीडियो देख लो, तो अपना काम कम हो जाएगा। डाउट के लिए ज्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करो, क्योंकि अपना ऑलरेडी सब डिस्कस्ड हो रखा है, तो उसको रेफर कर सकते हो। वीडियो सोल्यूशन है तो आराम से समझ भी आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर, टाइम 0 पे करंट कितनी थी, 0। और कोई टाइम टी पर करंट कितनी होगी, आए ना। लगभग हर चैप्टर के ही अभी है वहां पे 2 3 के डाउट, एक्सरसाइज 2। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा टी बाई एल, यहाँ पे हो जाएगा एल एन वी माइनस आई आर
लिमिट डाल देंगे 0 to I और -R से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -R/L इंटू टी इक्वल टू ln V माइनस IR माइनस P। ln को उधर कर देते हैं तो e के पावर -R/L इंटू टाउ टी इक्वल टू V माइनस IR अपॉन V को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू V/R 1 माइनस e के पावर R T/L। ये समझ आ रहा है बच्चों मैंने क्या किया है? अब इसमें अगर आप देखो टाइम 0 डालोगे तो करंट कितनी मिलेगी? 0। टाइम 0 डालोगे तो e के पावर 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 0। और जब लॉन्ग टाइम हो जाएगा e के पावर इनफाइनेट, e के पावर माइनस इनफाइनेट कितना हो जाता है? 0 ना। e के पावर माइनस इनफाइनेट 0 होगा तो करंट कितनी मिलेगी तब? V/R। तो फाइनल करंट V/R को अप्रोच करेगी ना। तो अगर मेरे को V और R का, I और T का ग्राफ ड्रॉ करना रहे, I और T का ग्राफ, तो ये किसको अप्रोच करना है? इसको मैक्सिमम V/R तक करंट जाएगी और वो भी कब जाएगी? आफ्टर लॉन्ग टाइम ना। तो लॉन्ग टाइम के बाद आप वो उसके पैरेलल हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? और अगर इसमें T की वैल्यू L/R डाल दी जाए, T की वैल्यू अगर यहाँ पे L/R डालोगे तो ये कट जाएगा ना। R से R कटेगा, L से L, तो यहाँ आ जाएगा e के पावर -1। e के पावर -1 मतलब 0.37, तो ये 0.63 आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम करंट का 63%। तो इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करो बच्चों अभी यहाँ तक, या नोट क्या करना है, 10 मिनट बचा है, पीडीएफ से ही नोट करना ना। 10 मिनट बचा है, पीडीएफ से नोट कर लेना। ये ध्यान रखो कि जो भी टाइम कांस्टेंट होता है उसमें जो भी होता है वो 63% होता है। अभी करंट बढ़ रही थी तो कितनी बढ़ जाएगी? 63% ना। जब कम हो रही होगी तो 63% कम हो जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे देखो, जब टाइम 0 था तो करंट 0 था, मतलब अगर मैं सोचूं कि रेसिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस कितना मिल रहा है, इंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है शुरू में? शुरू में इसका रेसिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट के बराबर है। तभी ना शुरू में करंट नहीं फ्लो होने पा रहा है। जब हमने सर्किट क्लोज किया तो शुरू में करंट कितना है? 0, मतलब इसका रेसिस्टेंस टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। मतलब स्टार्टिंग में इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा टाइम 0 पर? ब्रोकन वायर की तरह, करंट नहीं फ्लो पाएगी। ब्रोकन वायर से करंट नहीं फ्लो हो सकती ना। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम देख लो करंट कितनी है? V/R, मतलब वहां इंडक्टर है ही नहीं है। आफ्टर लॉन्ग टाइम वहां पे इंडक्टर है ही नहीं है, तो रेसिस्टेंस कितना हो चुका है? 0। तो बाद में इंडक्टर क्या बन जाता है? प्लेन वायर बन जाता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आप सोचो भी, जैसे आपने स्विच क्लोज किया
शुरू में फ्लक्स कितना था, शुरू में फ्लक्स 0 था, तो स्विच क्लोज होते ही वो क्या चेंज होने देगा, फ्लक्स को नहीं होने देगा शुरू में ना, तुरंत वो अपोज करता है ना, फिर धीमे धीमे करंट बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाकर के जब एक बार स्टेबल करंट आ गई तो फिर ये रोकना बंद कर देगा ना, जब करंट कांस्टेंट हो गई तो अब इसका कोई काम नहीं रहा। हाँ, ये कैपेसिटर का उल्टा रखता है, करता है। तो देख लो यहाँ पे जो करंट आ रही है, करंट क्या आ रही है, V/R क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो आप करंट को आप ऐसे लिख सकते हो ना, LR सर्किट में करंट क्या होती है, I इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, 1 माइनस ई के पावर T/टाउ। इसको नीचे कर दो, R को नीचे कर दो तो L/R नीचे आ जाएगा, मतलब टाउ नीचे आ जाएगा ना। तो ये करंट का जनरल फॉर्मूला है इंडक्टर में। अगर आपको मैक्सिमम करंट पता है और टाउ पता है तो आप ऐसे उसमें करंट कोई भी टाइम t पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। अब 5 मिनट ही बचा है तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको मान लो R1 बोल देता हूँ, इसको R2, इसको R3। तो आपको बताना है, जैसे मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, स्विच को क्लोज करते ही इसमें कितनी करंट फ्लो होगी और आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। फाइंड करंट थ्रू R1 एट एक लॉन्ग टाइम के बाद करंट बताना है और एक तुरंत बताना है स्विच को क्लोज करते ही। जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो शुरू में ये क्या रहेगा, शुरू में इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर। हाँ सही है नैनेश, सही है श्रेया सब, ब्रोकन वायर। तो शुरू का सर्किट कैसा रहेगा, यार ऑनलाइन के फायदे नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे भी डायग्राम बनाना पड़ रहा है, कॉपी पेस्ट में दिक्कत आ रही है। तो अभी देखो इधर तो कोई करंट आ नहीं पाएगी, वायर ब्रोकन है, तो जो भी करंट आएगी शुरू में टाइम 0 पे सब इधर से निकल जाएगी ना, ऐसे करंट निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, टोटल रेसिस्टेंस शुरू में कितना है 2R, तो करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ पर ना, तो वही करंट इससे भी पास होगी। ठीक है बच्चों,
लॉन्ग टाइम को हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं ना। अब स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा होगा, स्टेडी स्टेट में ये प्लेन वायर बन चुका है ना, तो ये दोनों पैरेलल में, और उसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2 प्लस आर ना, तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया। तो टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, V अपॉन में आर इक्विवेलेंट ना, टोटल बैटरी से इतनी करंट फ्लो होगी। तो यही हम यहाँ पे करंट बता देंगे। बच्चों सबको समझ आया, इनिशियल और स्टेडी स्टेट में हम कैसे सॉल्व करते हैं ना। अब कोई टाइम टी पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ऐसे कोई सर्किट में कोई टाइम टी पे करंट कैसे निकालेंगे ना, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। और डीके ऑफ करंट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो कुछ होमवर्क दे पाऊंगा आज। होमवर्क बच्चों आज तो नहीं दे पा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा। और TWT में कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और EMI, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।